रहे थे विधायक साहब से कोई दिक्कत नहीं, आसपास वाले लोगों से दिक्कत है। ये आसपास वाले लोग हैं कौन? 2018 का साल जैतारण की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन लेके आया था। पूरे राजनीतिक परिदृश्य का जो एक धरा था वो पूरा ही बदलाव की तरफ आ गया और युवा राजनीति जो है जैतारण की क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा पनपी। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे परिवर्तन को लेकर लोगों ने आस लगाई थी। आज तकरीबन 2 साल हो चुके हैं सत्ता परिवर्तन का। हमारे साथ जैतारण के विधायक अविनाश गहलोत है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न है। 2 सालों के इस समय में बहुत सारे लोग पक्ष की भी बात करते हैं, विपक्ष की भी बात करते हैं। चूंकि एक बड़ा बदलाव हुआ था तो उम्मीदें भी लोगों को बड़ी थी और जो नेता खुले मन से यह कहता था कि अगर जनता के काम नहीं हुए तो मैं अधिकारी और उन भ्रष्ट लोगों के नाक में नथ डालकर आपके काम करवा लूंगा, तो उस जनता की उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो गई। तो आज 2 साल हो चुके, सामान्य सा लेखा जोखा हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जैतारण की राजनीति के अंदर कुछ लोग इतने निम्न स्तर तक आ जाते हैं कि किसी के काम को किसी का बता देते हैं, किसी के काम को किसी का, और विवेकहीन युवा जो फेक आइडिया चलाकर सारे दिन उसका ब्यौरा देते रहते हैं, उनको भी एक स्पष्टीकरण से जवाब मिलना बड़ा जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई सोशल मीडिया पर और पूछा कि कितने सारे लोग 2 सालों का ब्यौरा जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आए हमारे पास, 7 से 8 सवाल है। विधायक साहब का भी व्यस्तम कार्यक्रम है, उनमें हम चाहेंगे कि संक्षिप्त तरीके से आप तक स्पष्ट जानकारी पहुंच जाए। विधायक साहब, हम आपसे हमेशा मिलते रहते हैं, फिर भी औपचारिक तरीके से बहुत बहुत आपको बधाई चुनावों के लिए, और एक बार पुनः स्वागत मारवाड़ एक्सप्रेस के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक साहब, समय की मर्यादाओं को पालना करते हुए सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। 2 साल का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं कि पूरी राजनीति बदली है, आगे आपकी सरकार नहीं है मगर जैतारण क्षेत्र आपका है। इस सवाल से बार बार टाला नहीं जा सकता कि हमारी सरकार नहीं है। बहुत सारे काम हुए भी है, ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, मगर ऐसा क्या जरिया रहा कि वो काम जनता तक नहीं पहुंचे, कि जनता बार बार सवाल उठा रही है कि साहब काम तो कुछ हुआ ही नहीं? सबसे पहले तो मारवाड़ एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर जनता की समस्याओं को आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रखते हैं, और आपके इन बिंदुओं पर ध्यान देकर प्रशासन भी बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन लेता है, कार्रवाई करता है। इसलिए ऐसे जागरूक पत्रकार होने के नाते मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। ठीक, मुझे 2 साल हो गए जनता के आशीर्वाद से जीते हुए, और इन 2 सालों में जहां तक मुझे लगता है कि मैं अपने काम से पूर्णतः संतुष्ट हूं, पर जो रफ्तार होनी चाहिए कामकाज की, कहीं न कहीं उसमें थोड़ी सी धीमी रफ्तार है, ये मैं भी मानता हूं। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जब पहला साल हुआ था चुनाव जीतने के बाद में, उस समय 1 साल तक राजस्थान सरकार ने बजट नहीं होने का बहाना बनाकर हमारे जो विधायी कोटे के पैसे हैं वो भी रिलीज किए नहीं। तो मजबूरी में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, उनको कहना पड़ा कि भाई आप एमएलए कोटे का जो पैसा है उसको रिलीज करो। तो वो कहीं अक्टूबर या नवंबर में जाके वो रिलीज किया, वो भी आधा पैसा। विधायक साहब, टोकना चाहूंगा, विधायक कोष में कितने पैसे आते हैं? लोगों को बहुत सारा भ्रम है, कोई 2.25 करोड़, कोई 2 करोड़। 1 साल में वर्तमान स्थिति में विधायक कोष में कितने पैसे आते हैं? 2.25 करोड़ रुपए का फंड विधायी कोष का 1 साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का होता है। और मेरे जीतने के बाद में पहले साल में दिसंबर से मार्च तक का तो पैसा कुछ बचा नहीं था, और उसके बाद में जब 1 अप्रैल से शुरू हुआ उसके बाद पैसा आया नहीं। नवंबर के करीब उसने आधे पैसे डाले थे, और जब मैंने तो मेरे जीतने के बाद में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की सैंक्शनों के लिए जिला परिषद में अनुशंसा भिजवा दी थी। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होने का बहाना बनाकर उन्होंने साल भर तक कोई एफएस जारी की नहीं। उसके बाद में जब हम लोग वहां जिला परिषद में गए, वहां से फिर हमने आज दिन तक लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी करवा दी है। ये सारी जो ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं, ये सारी चीजें पंचायत समिति में आप जाइए, पंचायत समिति में ग्राम पंचायत वाइज जैतारण और रायपुर पंचायत समिति दोनों में आप जाइए, वहां इसका आपको लेखा जोखा विस्तृत रूप में मिलेगा कि आज तक के मेरे कितने विधायी कोटे के पैसे जो लगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ की लगभग राज्य सरकार की स्वीकृति रही और आपने वापस पंचायतों में फंड जारी किया। कुछ बड़े बड़े काम जो पंचायतों में आपने कराया या जैतारण शहरी क्षेत्र में, कि उन 3 करोड़ के हम ब्यौरा जरूर निकालेंगे, आपने हमें बताया है पंचायत से, मगर कुछ बड़े बड़े काम जिनसे जनता संतुष्ट हो सके कि हाँ ये काम इतने पैसे का हुआ। सबसे पहले तो पिछले बजट में 75 लाख रुपए का जो गिरी के अंदर पैनोरमा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसकी वित्तीय स्वीकृति आ गई, और वो काम भी वर्तमान स्थिति में चालू है। उसके बाद में जो जिस प्रकार से
राजकीय अस्पताल जो है उसको 50 से 75 बेड में पहले घोषणा हो रखी थी, लेकिन वित्तीय सैंक्शन जारी हुई नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, इस बार वो 100 बेड में क्रमोन्नति की घोषणा इसी वित्तीय वर्ष में हो गई थी। और साथ में जैतारण जो पीजी महाविद्यालय उसमें साइंस फैकल्टी जो अभी तक थी नहीं, वो साइंस फैकल्टी की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने कर दी। उसके साथ में 100 करोड़ रुपए हम पाली जिले के सभी विधायकों ने जवई पुनर्भरण के लिए, जो पानी की मूलभूत समस्या है यहाँ, पर्याप्त रूप से जवई की स्कीम तो यहाँ चल रही है, लेकिन जब तक जवई बांध में पानी नहीं आएगा तब तक इस स्कीम की सार्थकता होगी नहीं। तो हमने ये प्रयास किया कि जवई बांध किस प्रकार से 12 महीने तक भरा रह सके। तो 100 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री इस बजट में हमारे सारे पाली जिले के विधायकों की मांग के आधार पर की। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि उसमें शायद 85 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति उन्होंने जारी कर दी है। सही बांध की टनल को चौड़ा करके जवई बांध में पानी जल्दी आ सके, ये स्वीकृति जारी हो गई है। और चूंकि फरवरी के बाद से कोरोना काल शुरू हो गया था, सरपंच चुनाव के बाद में अभी तक कोरोना की महामारी चल रही है, और हमारा जो 2 करोड़ का बजट है उसमें से 1 करोड़ का बजट उन्होंने मेडिकल में दे दिया है। बचा हुआ जो है, विधायक साहब, जितने आपने मुद्दे बताए सारे विवादास्पद है। अगर सोशल मीडिया खंगाली जाए तो आपके जो बिल्कुल करीबी प्रतिद्वंदी है उनके पक्ष से या उनके आसपास की जो आईटी सेल के लोग हैं ये दावा करते हैं कि जवाई पुनर्भरण की योजना आपके प्रतिद्वंदी के कहने पे हुई। ये जो हॉस्पिटल का लेके विवाद है उस पर तो हर बार होता है कि मैंने 75 करवा दिए थे, अब ये 100 करवा रहे हैं। थोड़ी सी पारदर्शिता चाहिए इसके मामले में। आप क्या लेवल पे कहेंगे कि ये काम अविनाश गहलोत के करवाए हुए? मैं आपको मेरे विधानसभा का बजट सत्र का वो एक स्पीच दूंगा, क्योंकि मेरे विधानसभा की वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है ये ऑन रिकॉर्ड होती है, वो मैं आपको दूंगा। मेरे पास में पेन ड्राइव में पड़ी है, वो क्लिप आपको दूंगा। और 100% मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है और अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने मेरी अनुशंसा के आधार पर ये काम तीनों ही किए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये रिकॉर्ड बोलता है। कहने वाले कुछ भी कहे, ये उनका काम है, झूठ बोलने का काम उनका है और सच बोलना हमारा काम है। हम वही बात करेंगे जो हमारे बूते की है, हमारी क्षमता के अंदर होती है, वही बात करेंगे। अब वो तो कल को हो सकता है कि मेरे एमएलए कोटे के पैसे हैं, वो कह देंगे नहीं ये तो हमने कराया है। या बलुंदा के अंदर मैंने 80 लाख रुपए से गौरव पद स्वीकृत कराया, मेरी लेटर पैड स्वीकृत कराया। अब वो कह सकते हैं कि नहीं ये तो हमने कराया, हमारी सरकार है। मैं उसका भी आपको लेटर दे दूंगा कि वो जो 80 लाख का गौरव पद हुआ है वो मेरी अनुशंसा के आधार पर हुआ है। तो आपको पता है कि जब जीते हुए एमएलए हम हैं, पाली जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अशोक गहलोत जी से मेरा अच्छा आत्मीय संबंध है, बाप बेटे जैसा, और मेरे हर काम के अंदर वो मेरी मदद करते हैं। तो ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि वो मेरा काम करते नहीं है। राजनीतिक रूप से अगर अलग सोचें हम लोग, तो क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया। और अब चूंकि ये कोरोना काल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 2 साल इस सरकार के भी हो रहे हैं, इस सरकार को भी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं हमारे कामकाज धरातल पर उतरे नहीं है। अब ये बचे हुए 3 सालों में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन जो काम मैंने बताए हैं इनकी वित्तीय स्वीकृति, जैसे साइंस फैकल्टी हो चाहे हॉस्पिटल की हो, ये हम लोग का प्रयास कर रहे हैं इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाए और क्षेत्र के लोगों को ये जो सुविधा है ये आराम से मिल सके और लोग इसका फायदा उठा सके। विधायक साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बड़े वाले गहलोत साहब से आपके पुत्र और बेटे और बाप जैसे संबंध है, एक तरफ आप अपने ही बयानों में पहले कहते थे कि राज्य सरकार जो है बीजेपी के जो भी चुने हुए नेता है उनके साथ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अभी हाल ही मीडिया में एक और आया कि उन्हीं की सरकार की एक महिला विधायक ने कहा कि नेताजी के घर पे कितने दिन मुझे चक्कर काटना पड़ेगा। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? क्योंकि वो सरकार में है, आप विपक्ष में हैं, आपको भी बड़े मंत्रियों के घर पे 4-4, 5-5 बार एक मुद्दा लेके जाना पड़ता है। देखो, जनता ने हमें विश्वास करके जिताया है इस क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने के लिए, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम क्षेत्र की समस्या के लिए चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, किसी के पास अगर 2 बार 4 बार 10 बार भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में आज से पहले न जाने कितने विधायक रहे हुए होंगे, लेकिन मैंने जो मुद्दे रखे शायद एक भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो मैंने विधानसभा के सदन में नहीं रखा है। अब उस पर क्या कार्रवाई करती है सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन मैंने जो जो जनहित के मुद्दे थे वो सारे मुद्दों के ऊपर मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है। कहीं के ऊपर काम हुआ है और कहीं अगर नहीं हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि अब ये विधानसभा का बजट सत्र लगने वाला है, उसमें भी हम लोग चाहेंगे उस पर काम हो। आप एक महिला विधायक की बात कर रहे हैं, एक माननीय इंदिरा जी मीणा है, जब भी कल परसों उनका स्टेटमेंट आया, आपने इससे पहले देखा होगा कि इस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच में, विधायक और मंत्री जी के बीच में
और कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के बीच जिस प्रकार के ये टीका टिप्पणियां होती है, जिस प्रकार के विवाद पनप रहे हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री के ऊपर किस प्रकार के टीका टिप्पणी करते हैं, ये इस राजस्थान सरकार के लिए कोई विशेष बात नहीं है, नई बात नहीं है। ये कांग्रेस सरकारों में हर बार होता है, इस बार भी, और इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए अपने को तो ये सोचना है कि हम लोग आगे बढ़कर क्षेत्र का काम कैसे कर सके। अब ये अगर सरकार काम करेगी तो ये अपने गुण अवगुण के आधार पर काम करेगी, अपने किस प्रकार से उसको सरकार को चलाना ये वो देखेगी। लेकिन जनता ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि अगर आपने देखा होगा ये पंचायत राज के चुनाव, इसका नतीजा आपने देखा होगा। मैं तो पहली बार मैं उस पर भी आने वाला था, पंचायती राज चुनाव पर भी। उससे पहले की खास हमने 2 सालों के कार्यकाल को आपके टारगेट किया है। धरना किया था अविनाश जी आपने, काफी सफल धरना था, 3 दिवसीय। हम भी आए, काफी बड़ा जनसमूह, आसपास के नेता भी आए, मगर निकला क्या? लोग ये सवाल पूछते हैं। मैं भी उस मीटिंग में था, आपने बुलाया था, सारे लोग आए थे, मीडिया से सबके सामने ओपन बातचीत हुई। रामावास, लोटोती, निम्बोल सबके सरपंच थे। कंपनी ने कहा था कि हम भी कोऑपरेट करके इनके साथ में जो भी विकास कार्य होंगे करवाएंगे। आपने कहा विधायक कोष से भी करवाएंगे। मगर निम्बोल सड़क एक ऐसा मुद्दा हो गया जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो जेतारन के लिए कि ये सड़क नहीं बन रही। उसके आसपास जो युवाओं को लेकर है, आप नित्य कोशिशों में लगे रहते हैं, मगर युवा अपना धैर्य खो रहे हैं अब, क्योंकि 2 साल हो गए। अविनाश जी ने कहा था कि नाक में नथ डाल के आपको नौकरी डलवाएंगे। अब उन युवाओं का धैर्य टूट रहा है। उनके लिए क्या प्लान है, क्योंकि अब 3 साल और बचे हैं आपके साथ? सबसे पहले तो धरना हमने जो जिन 12 सूत्री मांगों को लेकर दिया था, इसको आपने बड़े आराम से देखा होगा कि ये सारी जनता के हित की बातें थी। जेतान निम्बोल रोड की अगर बात करें तो कंपनी के साथ में हमने जिस प्रकार से बात की, कंपनी ने 1 करोड़ रुपए प्लस राजस्थान सरकार के खाते में देने का वादा कर दिया था उस समय कि हम 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा भी होगा तो हम इस रोड के लिए दे देंगे। हमारी डिमांड इतनी है कि इस रोड का 14 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो बजट हमारा बना हुआ है। ये 14 करोड़ रुपए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मैंने पहले बनवा लिया, ये सरकार को मैंने भिजवा दिया, लेकिन सरकार ने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं होने का बहाना बनाकर इसको अभी तक पेंडिंग रखा है। इन चुनावों से पहले मैं गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी इस डिमांड को स्वीकार कर लिया, लेकिन चूंकि पंचायत चुनाव की आचार संहिता थी, आचार संहिता में यह संभव नहीं था। अब मैं ये आचार संहिता खत्म हो गई, चुनाव खत्म हो गए, अब मैं वापस जा रहा हूं इसी महीने, और मुझे 100% विश्वास है कि 7 मीटर के करीब चौड़ी रोड, जब तक ये डबल लाइन नहीं बनेगी जेतान निम्बोल की, क्योंकि फैक्ट्री में ओवरलोड वाहन आते जाते रहते हैं, उसमें डबल रोड जब तक नहीं बनेगी तब तक ये रोड मजबूत नहीं होगी, जल्दी टूट जाएगी। अगर इसमें सिंगल रोड बनाएंगे, सिंगल रोड तो आज बन सकती है, लेकिन इसके आवागमन ज्यादा होने की वजह से ये रोड जल्दी टूट जाएगी, हमारा पैसा भी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, खर्च होगा लेकिन उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। डबल रोड बनेगी, 14 करोड़ का बजट है, और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर मोहर लगाएंगे, बहुत जल्द ये रोड क्षेत्र के लोगों को नसीब होगी। चलिए विधायक साहब, ये बातें होती रही, आपने पंचायत राज चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, मगर कहीं ना कहीं कसर ये रही कि संगठन के साथ उठा बैठक रही। 13 सीटें जीत के आए, मगर 10 सीटें हारी भी है। जिस प्रकार का बहुमत का कहा जाता है, बहुमत के बिल्कुल पास में आप आ गए थे और बहुमत प्राप्त भी हो गया था, मगर जो 10 सीटें हारी है उस पर किस प्रकार का मंथन होगा संगठन का और आपका निजी? देखो, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और उसमें हार जीत लगी रहती है। सबकी सब सीटें अगर हम लोग जीत जाएंगे फिर विपक्ष क्या करेगा, विपक्षी भूमिका क्या रहेगी? हो सकता है कि हम सब सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 3-4 सीटें हम लोग और जीत सकते थे, क्योंकि हमारा टारगेट 18 सीटों तक का था, 18 सीटें हम लोग जीतेंगे। लेकिन शादी विवाह का टाइम भी था, उसमें हमारे कार्यकर्ता मेहनत तो खूब की थी। ये तो कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम लोग जीते थे। और मेरे जैसा नया व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सबको साथ लेकर संगठन निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए अगर ये पंचायत राज चुनाव में हम लोग गए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं राज्य सरकार के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है। आज इसी की बदौलत है कि सीनियर लोग जो विपक्षी लोग हैं, वो उन लोगों ने एडीसी चोटी का जोर लगाया था कि नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते थे इस चुनाव से पहले कि हम लोग कांग्रेस का जेतान राय को प्रधान बनाएंगे। लेकिन अब जब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, जनता ने भारतीय जनता पार्टी जेतान राय को प्रधान और प्रधान दोनों बना दिए हैं। ये संगठन की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, और ये राजस्थान सरकार के खिलाफ का जनादेश है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के पक्ष में ये है, और आने वाले समय में और भी कोई चुनाव होगा, इसमें भी कांग्रेस हारेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गहलोत साहब, आखिर में 1-2 सवाल है हमारे। एक बड़ा मुद्दा उठता है गांव के अंदर, हम सारा जगह ढूंढते हैं, और आपके जो प्रतिद्वंदी है वो भी जब हमें मिलते थे कहते हैं कि विधायक साहब नए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वन टाइमर के नेता है, मगर जब आपने पंचायत राज का जो प्रदर्शन रहा है, अब ये प्रदर्शन उनके लिए उत्तर रहेगा, या आप स्वयं बोलकर कहेंगे कि ये वन टाइमर अविनाश गहलोत है, या आगे लंबी राजनीति के है? देखो, राजनीति के अंदर
कब क्या हो जाए इसकी भविष्यवाणी अभी करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। संगठन का जो निर्णय होता है, संगठन जो भी काम हमें देता है उसको ईमानदारी निष्ठा के साथ में करने का दायित्व हमारा बनता है, अगर आप संगठन के कार्यकर्ता हैं तो। रही बात चुनाव की, चुनाव में पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी जो निर्णय करती है उसको स्वीकार करते हैं। आज मुझे पार्टी ने जो ये जिस प्रकार की जवाबदारी दी, जिम्मेदारी दी है, और इस जवाबदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूं। कल को अगर पार्टी कोई और निर्णय करती है और मुझे संगठन में काम करने कहती है तो मैं पूरी निष्ठा के साथ में पार्टी के निर्णय का स्वीकार करूंगा और पार्टी के साथ में रहकर संगठन का काम करूंगा। जो भी पार्टी आलाकमान, जो भी पार्टी फैसला करेगी वो मेरे लिए सर्व मान्य होगा। विधायक साहब, एक आखिर का सवाल है, शायद आप नाराज होंगे या आपके चहीते कुछ लोग नाराज हो गए। बाजार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि विधायक साहब से कोई दिक्कत नहीं है, मगर विधायक साहब के कुछ सर्कल में कुछ लोग हैं जो बड़े तीव्र आकार में जवाब देते हैं, उनके प्रति आपका क्या रवैया? हालांकि चुनाव में बहुत अच्छा मैंडेट आपको मिला है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो गए। उससे पहले चुनाव के आसपास लोग कह रहे थे विधायक साहब से कोई दिक्कत नहीं, आसपास वाले लोगों से दिक्कत है। ये आसपास वाले लोग हैं कौन? अभी आप तो उनसे पूछिए कौन है। कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है, लंबी चौड़ी टीम होती है। हो सकता है किसी कार्यकर्ताओं की आपस में नहीं बनती, कोई नाराजगी होती है, क्योंकि जब एक बड़ा परिवार होता है उस परिवार में सब लोगों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। उसमें कई नरम दिल के भी होते हैं, कुछ गर्म स्वभाव के भी होते हैं, अलग अलग तरीके। और आपको पता है राजनीति में सब लोगों की जरूरत होती है। अगर हम लोग राजनीति में नहीं होंगे तो आप घर बैठो ना, आपको कौन कहता है। लेकिन राजनीति के अंदर हमें सब तरीके के लोगों की जरूरत होती है जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के काम करने होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी टीम के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे कोई जनता नाराज होगी। हो सकता है आपके और मेरे बीच में कोई दुश्मनी होगी, उससे आप लोग किसी को कहते होंगे, लेकिन ओवरऑल जनता ये चाहती है कि नहीं, मैं ईमानदार आदमी हूं और मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूं 2 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है। जिस प्रकार दूसरे लोगों ने, विपक्षी लोगों ने दलाली की दुकानें खोल रखी है, ये आप उनसे पूछिए एक बार। ये जनता का विश्वास इसीलिए उनसे टूटा है कि वो लोग अधिकारी को परेशान करना, कर्मचारी को परेशान करना, बेवजह लोगों को परेशान करके उनको प्रताड़ित करना, ये उनका पैसा रहा है, शुरू से रहा है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं, ना मैं किसी की आलोचना करता हूं। मेरा सिद्धांत सिर्फ इतना है कि अच्छे से हम लोग, अगर जनता ने हमें विश्वास दिया है, इस जनता के विश्वास पर खरा उतरें। काम हो सकता है तो हम लोग करें, नहीं हो सकता तो आराम प्रेम से बैठकर बात करें और उनको समझाएं कि भैया ये काम इसलिए नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि जनता ने मुझे विश्वास जो दिया है उस पर मैं खरा उतर सकूं और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करेंगे जनता के साथ मिलकर। और कार्यकर्ता, अगर मुझे नहीं लगता कोई कार्यकर्ता नाराज है, अगर कार्यकर्ता को नाराजगी होती तो शायद हम लोग यहाँ पंचायत राज चुनाव में हार जाते। और कार्यकर्ता इक्का दुक्का अगर कोई होगा भी तो हम लोग घर परिवार के अंदर बैठकर बातचीत कर लेंगे। चलिए, आखिर में विधायक साहब, पंचायत राज चुनाव बहुत अच्छे से आपने सफल तरीके से चुने, नगर पालिका आखिरी सवाल में रहेगी। एक ऐसा मुद्दा है, जब से आप विधायक पद पे आए हैं तब से आप भी कोशिश कर रहे हैं कि नगर पालिका आपके या आपके साथ कोऑपरेट करके चले तो शायद जेतारन शहरी क्षेत्र के काम हो सके। आपने कहा कि तकरीबन 3 करोड़ का बजट ग्रामीण क्षेत्र में रहा और ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पहुंच है, ये इन चुनावों ने स्पष्ट कर दिया। मगर शहरी क्षेत्र जो म्युनिसिपालिटी के अंडर में आता है, तहसीलों के अंडर में आता है, म्युनिसिपालिटी के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? और आने वाले 3 साल, 2 सालों का कार्यकाल लोगों ने देख लिया, आने वाले 3 साल में लोगों के किस प्रकार काम होंगे? और अभी जो माहौल बना है बीजेपी का, जो आप बहुमत के साथ में है, क्या ये बहुमत आगे काम करेगा? क्योंकि परिसीमन हो चुका है वार्ड का, तो राजनीति बदली है। पहले जो राजनीति 20 वार्ड पे थी, वो अलग अलग कैंडिडेट आते थे, एक ज्यादा होता 10 से वो बना देते। इस बार राजनीति में भी उलटफेर है। बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? वार्डों का परिसीमन राजस्थान सरकार ने अपने हिसाब से किया है। वार्डों का परिसीमन तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जनता के मन की भावनाओं को किसी प्रकार से वो नहीं बदल पाएंगे। जनता के मन में ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जेतान नगर पालिका में बनाना है। और ये निश्चित रूप से इस बार जब राजस्थान सरकार चुनाव डिक्लेयर करेगी, उस समय जेतान के अंदर भी भले 25 वार्ड हो चाहे 20 वार्ड हो, आज से आज दिन तक अधिकतर समय भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे हैं। और इस बार भी मुझे कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि हम लोग जेतान नगर पालिका के चेयरमैन बनाएंगे और चेयरमैन वही बनेगा जो इस जेतान शहर की जनता चाहेगी। टिकट भी उसी को मिलेंगे जिसको जनता चाहेगी, जिताऊ होगा, जो टिकाऊ होगा। और यहां मेरे कार्यालय से अभी तक किसी व्यक्ति का नाम फाइनल नहीं है कि उसका टिकट फाइनल हो गया या वो चेयरमैन बनेगा। जिसके भाग्य में लिखा होगा, जो पार्टी के प्रति निष्ठा रखेगा, उसको पार्टी टिकट देगी। और हमारे यहां एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, हमारे यहां पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है, जिसमें संगठन और सत्ता वाले बैठकर काम करते हैं, जिसका एक मैं एक भागीदार हो सकता हूं, मैं सदस्य हो सकता हूं। हमारे यहां पूरी टीम बैठती है और टीम का सामूहिक निर्णय होता है कि हम लोग साथ बैठकर निर्णय करेंगे और संगठन जो भी निर्णय करता है वो हम सब लोग उसको मानते हुए उस पर काम करेंगे। और निश्चित रूप से
ये आज मैं फिर आपको बता देता हूं कि यहां भले 25 वार्ड हो गए हैं, लेकिन जैतान नगर पालिका का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं जनता को। ये हम घोषणा मान ले कि विधायक साहब ने कह दिया कि नगर पालिका में बीजेपी आ रही है। मैंने पंचायत राज चुनाव से पहले भी ये कहा था कि हम लोग कार्यकर्ता, हमारी इतनी मजबूत टीम है कार्यकर्ताओं की कि जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं दौड़ते हैं, वो पार्टी के लिए दौड़ते हैं। और पार्टी के लिए दौड़ने का मतलब ये होता है कि आदमी जब खुद का स्वार्थ त्याग देता है तो उसके लिए सब कुछ पार्टी हो जाती है। पार्टी का जो संविधान है, पार्टी की जो परिभाषा है वो हो जाती है। हमें क्या करना, हमारे यहाँ कार्यकर्ता कोई एमएलए के लिए नहीं दौड़ता, कोई एमपी के लिए नहीं दौड़ता, कोई प्रधान के लिए नहीं दौड़ता, कोई चेयरमैन के लिए नहीं दौड़ता। एक व्यक्ति दौड़ सकता है उसके लिए, लेकिन जितने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता दौड़ते हैं ना, वो अपनी पार्टी के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि पार्टी को अपनी मां के बराबर समझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे दूसरी कोई बात नहीं, कोई जातिवाद भी नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद के अंदर विश्वास करने वाले लोग आते हैं, जो भारत माता की जय जयकार करते हैं, मां भारती को जो प्रणाम करते हैं, जो वंदे मातरम का गायन करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। और ऐसे कार्यकर्ताओं के दम पर ही जैतान के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। चलिए, ये थे जैतान विधायक अविनाश गहलोत, जो बड़े आश्वस्त होकर कह रहे हैं कि नगर पालिका के अंदर इस बार बीजेपी का बोर्ड बनने वाला है। 2 साल में इन्होंने विभाविकी से बताया है कि करीब करीब करोड़ों की राशि में पैसा आया भी है। उन्होंने कहा पंचायत से कोई आरटीआई लगा के इसकी जानकारी ले सकता है। कुछ बड़े बड़े काम जो इन्होंने गिनवाए और आगे का प्लान भी बताया कि किस प्रकार राज्य सरकार भी अब समझ रही है कि भले ही विपक्ष में बैठे हैं नेता, मगर इनके साथ में कम से कम क्षेत्र का विकास करना है। तो बड़ी बेबाकी से इन्होंने सब कुछ हमें बताया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों की मंशा है, कुछ लोगों के सवाल पेंडिंग रह गए हैं, वो आप लोग बताएं, हम वापस मिलते रहेंगे। नगर पालिकाओं के चुनाव का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी भी बिल्कुल तैयारी होगी। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, कैमरे पे हमारे साथ सुरेश भाटी है। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।